हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको किन किन कंप्लायंसेस का ध्यान में रखना होगा। इंडिया के अंदर आप कोई भी व्यापार करते हैं, छोटे व्यापारी है, मझले व्यापारी है या एक बड़े व्यापारी है, आपको किन किन कंप्लायंसेस का ध्यान में रखना होगा। आज की इस क्लास का मेरा टॉपिक होने वाला है। चलिए हम वन बाय वन एक एक चीज पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मैंडेटरी कंप्लायंसेस है इंडिया के अंदर जो एक व्यापारी को ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग के ऊपर। देखिए, आईटीआर फाइलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिर्फ व्यापारी को नहीं, जो भारत में इनकम कमाएगा, आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, राइट, जो इंडिया में इनकम कमाएगा उसको आईटीआर फाइलिंग करनी होती है। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ एसएससी अगर आप है और अगर आपकी इनकम, कोई व्यापार कर रहे हो या किसी भी प्रकार के हेड से आपको कोई इनकम हो रही है और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से ज़्यादा है। अब मैं क्यों 2.5 लाख 3 लाख बोल रहा हूँ ये भी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि जब आप इंडिविजुअल या एचयूएफ के रूप में अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको दो अलग अलग स्लैब प्रोवाइड करता है। अगर आप ओल्ड स्लैब में जाते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए तक का एग्जामेशन मिलता है। एग्जामेशंस का मतलब वहां पर आपका कोई टैक्स उस अमाउंट तक लगना नहीं है, और अगर उससे कम इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपए है, अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख की लिमिट है आपको ओल्ड स्लैब में। न्यू स्लैब में अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो 3 लाख रुपए तक की एग्जामेशंस है। आपको सेक्शन 115 बीएससी के अंतर्गत न्यू स्लैब में आईटीआर फाइल करोगे 3 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स भी नहीं बनेगा और आईटीआर फाइल करने की भी जरूरत नहीं होती। तो एचयूएफ और इंडिविजुअल एसएससी के केस में 2.5 लाख 3 लाख है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई, आपने कोई ट्रस्ट बनाई, आपने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई या आपने कोई प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या 1 पर्सन कंपनी रजिस्टर्ड कराई, तो आपको उस केस में अनिवार्य तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड एसएससी होते हैं उनको आईटीआर फाइल करना भी अनिवार्य है और सेक्शन 44 ए बी के अंतर्गत टैक्स ऑडिट कराना भी अनिवार्य होता है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम इनकम टैक्स में जो एडवांस टैक्स का पेमेंट होता है उसके ऊपर। याद रखिएगा, शायद ही आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, इंटरप्रीनियर है या प्रोफेशनल है, आपकी पीजीबीपी हेड के अंतर्गत इनकम होती है तो आपका आपका क्लाइंट या आपका जो कस्टमर है वो तो आपसे टीडीएस नहीं काटने वाला, राइट। उस केस में आपको एडवांस टैक्स देना होता है। इंडिया में अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी टैक्स लाइबिलिटी या जिसने किसी भी ईयर में 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स दिया है उसको एडवांस टैक्स देना होता है। और ये एडवांस टैक्स आपको उसी साल देना होता है जिस साल आप अपनी इनकम कमाते हैं। याद रखिएगा, जैसे कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम अपनी इनकम कमाते हैं और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम अपनी इनकम को असेस करते हैं, उसका टैक्स लाइबिलिटी का असेसमेंट करते हैं। तो ऐसे केस में प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पर आपको प्रीवियस ईयर में ही एडवांस टैक्स के रूप में टैक्स देना होता है। और ये एडवांस टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इंस्टॉलमेंट में लेता है, याद रखिएगा। जनरली जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट होती है वो क्वार्टरली बेसिस होती है। तो आपको, जैसे अगर हम पहला क्वार्टर जो होता है अप्रैल से जून का, तो आपको 15 जून तक एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है। इस तरह से आपको क्वार्टरली बेसिस पे एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है। लेकिन अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स के अंतर्गत, प्रिजम्पटिव पॉलिसी के अंतर्गत, यानी 44 AD या 44 ADA या 44 AE या और भी जो अन्य काल्पनिक आय के सेक्शन है उसमें अपना आईटीआर भरते हैं, ऐसे केस में आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है। लेकिन वो 15 मार्च तक एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होता है। तो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आपके ऊपर कब बनेगी, जब आपका 10,000 से ज्यादा का किसी भी वर्ष में टैक्स का अमाउंट गया है, पेमेंट हुआ है, तो आपको उसी वर्ष से एडवांस टैक्स चुकाना होता है। एडवांस टैक्स नहीं चुकाने की जो नुकसान है वो ये होता है कि जब आप आईटीआर फाइलिंग के वक्त अपना जो बकाया टैक्स है वो चुकाने जाएंगे तो आपको उसके ऊपर हेवी इंटरेस्ट पे करना होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग टैक्स ऑडिट के बारे में। सेक्शन 44 AB के अंतर्गत आपको टैक्स ऑडिट करानी होती है अपनी बिजनेस इनकम की, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये टैक्स ऑडिट अभी मैंने बताया था कि रजिस्टर्ड एसएससी के केस में तो अनिवार्य होती है। चाहे आप जैसे जब आपने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कराया, आप पार्टनरशिप बनाई या आपने ट्रस्ट बनाई या आपने कंपनी रजिस्टर्ड कराई, तो उस केस में तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। लेकिन अगर आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं और आप अगर आप प्रोफेशनल हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में टैक्स ऑडिट के नियम थोड़े बदल जाते हैं, याद रखिएगा। आपके, अगर आप 44 अगर एबी की बात करते हैं हम लोग, याद रखिएगा, तो टैक्स ऑडिट की जो व्यापार के ऊपर, जो जो बिजनेसेस के ऊपर जो लिमिट है वो 1 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वालों को टैक्स ऑडिट नहीं करानी होती। उससे ऊपर आपको टैक्स ऑडिट कराना होता है। लेकिन अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम
टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, प्रिजम्पटिव इनकम दिखा रहे हैं, तो 2 करोड़ की लिमिट है, याद रखिएगा। लेकिन एक और यहां पर मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आपको। अगर आपने अपने बिजनेस में टोटल जो रिसिप्ट है, याद रखिएगा, आपका टोटल टर्नओवर से जो पैसा रिसीव हो रहा है, 95% से ज्यादा का रिसिप्ट आपका डिजिटली है या बैंकिंग से है। नॉन कैश रिसिप्ट अगर आपको हो रहा है, 95% से ज्यादा का रिसिप्ट नॉन कैश रिसिप्ट है, तो उस केस में 1 करोड़ की जगह आपको 3 करोड़ रुपए तक की लिमिट मिलती है टैक्स ऑडिट की, याद रखिएगा। और अगर एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, कि अगर आपका टोटल रिसिप्ट पेमेंट 95% से ज्यादा का, रिसिप्ट एंड पेमेंट बोथ, याद रखिएगा, ट्रांजेक्शन अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी आपका एक तरह से पूरी तरह से बिजनेस ऑनलाइन है, ऑनलाइन पैसा आता है और जाता है बिजनेस है, तो इन दैट केस आपको 10 करोड़ रुपए की टर्नओवर लिमिट मिलती है टैक्स ऑडिट कराने के लिए, यानी आपको 10 करोड़ तक टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। प्रोफेशनल के लिए ये लिमिट अलग है, याद रखिएगा, ये बिजनेसेस के लिए लिमिट है। प्रोफेशनल के लिए लिमिट 50 लाख की है, वो भी ग्रॉस रिसिप्ट की है। क्योंकि बेसिकली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी बुक्स में एंट्री रिसिप्ट बेसिस पे करते हैं, यानी एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग नहीं करते बल्कि कैश बेसिस अकाउंटिंग करते हैं। तो इन दैट केस जितना पैसा उनको रिसीव हो रहा है, अगर 50 लाख से ज्यादा की रिसिप्ट है, तो प्रोफेशनल को भी टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, अन्यथा ऑप्शनल है, याद रखिएगा। प्रिजम्पटिव पॉलिसी में आप जा रहे हैं, इनकम में जा रहे हैं, तो आपको टैक्स ऑडिट करानी तब पड़ जाती है जब आपको मिनिमम प्रॉफिट से भी कम प्रॉफिट दिखाना, याद रखिएगा। क्योंकि आपको पता हो 44 एडीए के अंदर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको 50% अपना प्रॉफिट दिखाना होता है अपनी रिसिप्ट का। तो अगर आप 50% से कम दिखाना चाहते हैं, तो इन दैट केस आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है, चाहे आपकी जो टर्नओवर लिमिट है या ग्रॉस रिसिप्ट लिमिट है 50 लाख से ज्यादा ही क्यों ना हो, कम ही क्यों ना हो। ऑलराइट, अब बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी रजिस्ट्रेशन किनको लेना अनिवार्य होता है? तो देखिए, इंडिया में आपको पता है कि जीएसटी का जो संबंध है वो बिजनेस से है। अगर आप व्यापार करोगे तो आपकी कभी ना कभी लाइबिलिटी बनेगी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की। तो पहला तो जीएसटी का जो थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, आपका टर्नओवर जो है, सरकार ने टर्नओवर बेस्ड इसमें रजिस्ट्रेशन रखा है। तो भारत के जो नॉर्मल स्टेट्स हैं, मैक्सिमम स्टेट्स, उनमें सर्विसेज के केस में 20 लाख की लिमिट है, गुड्स के केस में 40 लाख की लिमिट है, याद रखिएगा। लेकिन भारत में कुछ ऐसे राज्य भी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, हिली स्टेट्स हो गए, है ना, उन राज्यों में ये सर्विस के केस में 10 लाख की लिमिट है और गुड्स के केस में 20 लाख की लिमिट है। नॉर्मली बात करें तो 20 लाख इन केस ऑफ सर्विस, 40 लाख इन केस ऑफ गुड्स के केस में, ये टर्नओवर क्रॉस होने पर एनम, है ना, एन्युअली टर्नओवर क्रॉस होने पर आपको जीएसटी रजिस्टर्ड होना होता है। लेकिन कुछ ऐसी क्राइटेरिया या कंडीशंस भी बनती है जहां पर टर्नओवर नहीं देखा जाता, आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। जैसे कि इंटर स्टेट सप्लायर हैं, आप दूसरे राज्य में गुड्स की सप्लाई करते हैं, आप किसी रजिस्टर्ड प्रिंसिपल सप्लायर के एजेंट हैं, आप टीडीएस डिडक्टर हैं, आप टीसीएस कलेक्टर हैं, आप सीटीपी हैं, आप एनआरटीपी हैं, इन दैट केस आपको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखा जाता, याद रखिएगा। अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो देखिए, सर्विस टैक्स का एक नियम बताता हूं मैं आपको। सर्विस टैक्स में क्या था? सर्विस टैक्स में यह था कि 10 लाख 9 लाख क्रॉस होते ही रजिस्टर्ड होना है, 10 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आपकी बनती थी। लेकिन जिन लोगों का टर्नओवर 9 लाख या 10 लाख से कम होता था, वो सर्विस टैक्स के रिटर्न्स नहीं फाइल करते थे, या सर्विस टैक्स उनको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, या गवर्नमेंट को पे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी में वेरी फर्स्ट डे से, जब से भारत में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, आप अगर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, चाहे वो वॉलंटरली बेसिस हो या मैंडेटरी आपके लिए रजिस्ट्रेशन की क्राइटेरिया बन गई हो, आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो आपको फिर सारी कंप्लायंसेस करनी होती है, जैसे जीएसटी रिटर्न्स भरना। जीएसटी के जो रिटर्न्स होते हैं वो पीरियोडिक भी होते हैं और एनुअल बेसिस पे भी होते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो आपने अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया, याद रखिएगा, तो वो वहां पर आपने कौन सी स्कीम ली है उसके अनुसार आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर आप रेगुलर टैक्स पे रहे तो आपको GSTR 1, GSTR 3B, एनुअल रिटर्न्स GSTR 9, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 9C की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है तो आपको GSTR 4 भरना होता है, आपको कंपोजिशन टैक्स CMP 08 के माध्यम से पे करना होता है। तो आपको रजिस्टर्ड होने के बाद, देखिए मेरे पास एक ऐसा केस आया था अभी रिसेंटली, जिसने 2-3 साल पहले रजिस्ट्रेशन ले लिया था और बोला कि 2-3 साल, सॉरी मैं ज़्यादा बोल गया, शायद 7-8 महीने पहले रजिस्ट्रेशन ले लिया था और कोई रिटर्न नहीं भरा था। तो हमारे किसी स्टूडेंट ने जो हमसे ट्रेनिंग लिया था, वो मेरे को ये कॉल करके बोला था कि सर ऐसी पार्टी का अब मैं क्या करूं, तो क्या मैं नील रिटर्न भर दूं, सारे अभी तक नहीं भरे, या सारे भरने जरूरी है अभी भर दूं? आप स्किप नहीं कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न्स को, याद रखिएगा, आपको सीक्वेंस वाइज रिटर्न भरने ही पड़ेंगे। तो अगर आपने पिछले महीने का नहीं भरा तो आप इस महीने का भर ही नहीं सकते, इस महीने का नहीं भरा तो अगले महीने का नहीं भर सकते। तो कंप्लाइंट होना बहुत जरूरी है। रजिस्टर्ड हो गए, कोई बेनिफिट मिल रहा था किसी तरह का, कहीं आपसे रजिस्ट्रेशन मांगा गया, तो आपको कतई इग्नोरेंस नहीं रखना है कि यार जीएसटी नंबर मिल गया, दैट्स इट, काम हो गया अपना।
भैया जीएसटी में रजिस्टर्ड होते ही रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप लगातार नील रिटर्न भर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने कंसेक्यूटिवली कुछ नील रिटर्न्स फाइल किए तो कंपोजिशन में जैसे लगातार 3 पीरियड से नील रिटर्न भरे या रेगुलर में लगातार 6 पीरियड तक नील रिटर्न भरे, तो जीएसटी डिपार्टमेंट खुद आपको स्यूमोटो कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर देता है। याद रखिएगा कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी नहीं बनती थी तो आप रजिस्टर्ड क्यों हुए, और आप लगातार नील रिटर्न भर रहे तो आप गवर्नमेंट को तो कोई फायदा दे नहीं रहे, तो आपने रजिस्ट्रेशन लिया किस मकसद से, आपको बाहर कर दिया जाएगा। और वो जो बाहर करेंगे ना वो हमारे लिए बहुत दुखदाई होगा, बिकॉज स्यूमोटो कैंसिलेशन के केस में वो पैन नंबर हमेशा के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ब्लॉक कर देता है। जिंदगी में कभी भी वो व्यापारी दोबारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता, याद रखिएगा। सो रजिस्टर्ड होते हैं तो कंप्लाइंट होना बहुत जरूरी है, और आपको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है जीएसटी के अंदर। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ रिटर्न्स अंडर द जीएसटी फॉर द डिफरेंट डिफरेंट टैक्स पेयर या फॉर द डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, मंथली, क्वार्टरली या एनुअल फाइलिंग्स आपके लिए उस केस में अनिवार्य हो जाती है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं ईपीएफ रजिस्ट्रेशन की, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। याद रखिएगा बहुत लोग, देखिए इनकम टैक्स और जीएसटी और टीडीएस एक ऐसी चीज है जो कि लोगों को कहीं ना कहीं उनको पता होती है और वो कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। ईपीएफ की रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी बन रही है, ईएसआई रजिस्ट्रेशन की आपकी लाइबिलिटी बन रही है। अगर आपकी स्टैब्लिशमेंट में, आपके बिजनेस में आपके पास 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई है तो याद रखिएगा आपको ईपीएफ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, याद रखिएगा। और ईपीएफ रजिस्ट्रेशन लिया तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करना, उनके ईपीएफओ में प्रोविडेंट फंड स्कीम को रजिस्टर्ड कराना, उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना, ये आपकी एक तरीके की कंप्लाइंस बन जाती है, लीगल कंप्लायंस बन जाती। तो ईपीएफ रजिस्ट्रेशन कब अनिवार्य हो जाता है, जब आपका 20 से ज्यादा एम्प्लॉय आपकी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं। ईएसआई रजिस्ट्रेशन भी ऑलमोस्ट वैसा के वैसा ही है, और इन दोनों का रजिस्ट्रेशन कॉमन कर दिया आप, तो याद रखिएगा। तो ऐसे केस में अगर आप ये आपकी इस्टेब्लिशमेंट में कुछ राज्यों में 10 है, कुछ राज्यों में 20 इंप्लॉयज की लिमिट है, तो अगर आपने 10 या 20 इंप्लॉयज क्रॉस कर लिए हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको उनकी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत, ईएसआईसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। और आपको फिर मंथली कंट्रीब्यूट भी करना पड़ता है, उनकी सैलरी में से कुछ हिस्सा आपको डिडक्ट करना होता है, कुछ अपनी तरफ से मिलाना होता है, और उनके ईपीएफ या ईएसआई की प्रीमियम में आपको वो पेमेंट करना होता है, याद रखिएगा। तो ये लीगल कंप्लायंसेस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, याद रखिएगा। एक और चीज पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो होता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, है ना। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हालांकि अनिवार्य नहीं होता, लेकिन अगर आपका जो आप ऐसा कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं, आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, बिजनेस है आपका, कोई कंपनी है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, और आपने 50 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या आपका 250 करोड़ से कम का एनुअल टर्नओवर है, तो आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आपको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्रेन्योर के रूप में रजिस्टर्ड किया जाता है भारत सरकार द्वारा, याद रखिएगा, उद्योग मिनिस्ट्री द्वारा, और आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन? लाइक अगर आपने एमएसएमई के रूप में रजिस्ट्रेशन लिया है तो गवर्नमेंट के कई सारे आपको सब्सिडीज, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंसेशन, आपको इजियर एमएसएमई लोन्स मिल जाते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे, एंड और भी बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, याद रखिएगा। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपके लिए डेफिनेटली एक बिजनेस के लिए अच्छा साबित होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलते हैं, याद रखिएगा। तो ये कुछ लीगल कंप्लायंसेस होते हैं या मैंडेटरी कंप्लायंसेस होते हैं जो भारत में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको जरूरी याद रखिएगा। आई होप आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आपके उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और आपको मैं प्रेजेंट करूं। नए अगर आप वॉच कर रहे हैं वीडियो को, पहली बार है हमारे चैनल पे, तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कॉमर्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, अकाउंटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई बिजनेस मैन है, तो आपको ये चैनल डेफिनेटली बहुत मदद करने वाला है। आप दूसरे वीडियो को भी अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैंने यहाँ पर पोस्ट कर रखे हैं और भविष्य में भी मैं पोस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।